चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे मोशन क्या होता है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन ये करेंगे हम लोग। सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन का मतलब समझो कि हम लोग अगर कोई बॉडी, ठीक है, तो उस बॉडी का हर एक जो पार्टिकल सेंटर ऑफ ऑल दिस जो भी सर्कल्स होगा, ठीक है, वो सब लाइक करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, वो सब लाइक करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन if every particle in it moves along a circular path and the center of all this circle lies on the axis of rotation। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलर मोशन को, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? बॉडी इज सेड, सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना, सॉरी सॉरी। देखो तो हम लोग बोलेंगे बॉडी इज सेड टू बी, हम लोग सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? ये वर्क एनर्जी चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी या कोई भी साइड बुक में, बट डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह से इसको डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट तक इसमें ना रहे। तो बॉडी को हम लोग कब बोलेंगे सर्कुलर मोशन पे है? सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, बॉडी सेड if every particle, है ना, if थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, शेयर कर दे स्क्रीन। हाँ तो क्या डिस्कस कर रहे थे? कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन तभी हम लोग बोल पाएंगे जब हर एक पार्टिकल जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ के लोग मूव करे, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ के लोग मूव करे। ये बात हम लोग समझ गए। इसके अलावा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? सेंटर जो होगा एंड द सेंटर ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ ऑल दिस ठीक है पार्टिकल्स, एंड सेंटर ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, ठीक है, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। बॉडी सेट टू बी सर्कुलर मोशन, मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन तभी होगा जब हर एक पार्टिकल मूव करे किसी सर्कुलर पाथ के लोग, और जो सेंटर होगा उस पार्टिकल्स का वो लाई करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, पार्टिकल अगर किसी सर्कल के लोग मूव करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकता है, तो उस तरीके के मोशन, ठीक है। अगर
पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इफ पार्टिकल मूव्स, ठीक है, अलोंग, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, अगर पार्टिकल सर्कल का मूव करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल, then the motion of particle is said to be uniform circular motion. मतलब मान लो अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी तो बदलेगा डेफिनेटली, वेक्टर क्वांटिटी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज करेगा पार्टिकल, तभी डायरेक्शन बदल पाएगा, एक सर्कल पाथ बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे, इस तरह के मोशन को सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बहुत सारा हम लोग एग्जांपल पहले पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जनरली क्या होता है, एक डायग्राम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक डायग्राम यहाँ बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग कोई सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं, सपोज ये कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक, क्या होगा, हर एक पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसका हर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, पार्टिकल यहाँ पे है, किस इंस्टेंट के बाद ये पार्टिकल यहाँ मूव कर जाएगा, फिर यहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ ट्रेवल करेगा, ऐसे करके हर एक टाइम जैसे ही चेंज होगा तो पार्टिकल साइमल्टेनियसली नहीं बोलेंगे, सॉरी, साइमल्टेनियसली नहीं, एक साथ नहीं, ये पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, ऐसे गया, कैसे सर्कल को फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि निकालेंगे इस पॉइंट पे करना पड़ेगा, ये टेंजेंट हम लोग वेलोसिटी दे देगा, है ना। अगर हम लोग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो कि हम लोग को चाहिए तो हम लोग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा दिस वे, ठीक, तो अभी हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए तो फर्दर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह, ठीक है, हम लोग को फिर यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग को फिर से एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी चाहिए तो डेफिनेटली वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन होता है स्पीड का, इस तरह टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग को जो टेंजेंट है ना वो वेलोसिटी दे रहा है, तो हम लोग ये तो चीज ऑब्जर्व कर लिए कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड है, ठीक है, वो तो चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, डेफिनेटली चेंज होगा, ये तो कैसे सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा, सीधा चला जाएगा, अगर हर एक पॉइंट में डायरेक्शन को चेंज ना करे तो वो सीधा भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीड, डायरेक्शन बदल रहा है बट स्पीड जो है, ठीक है, वो स्पीड जो है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन बदल रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है, किस केस के लिए, स्पीड तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन का, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बोल सकते स्पीड है, तो वो कांस्टेंट, तो कौन सा केस के लिए, यही केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, यही केस क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है ये, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा, बेसिक्स बात है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या एग्जांपल होगा, ठीक है, अच्छे समझने के लिए और एक बार, तो अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स का, A man on a roundabout. हाँ ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेटली, और या फिर हम लोग पहले एक मेरी गो राउंड का भी बात किए थे, मोशन ऑफ, मान लो मोशन ऑफ अ पर्सन, है ना, मोशन ऑफ अ A stone पर्सन being whirled by the person. बहुत हो सकता है, मतलब जितना हम लोग और डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है, जायंट व्हील हम लोग बोलते हैं इसको, या मेरी गो पार्क में भी लगा रहता है, बच्चा लोग के लिए खेलने का एक रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, और हम लोग नॉर्मल कोई प्लैनेटरी मोशन को भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
motion of a moon around the earth, it's also example of uniform circular motion. Motion of a moon around the earth. ठीक, so there are some example. अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन के को समझते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, और किस तरह वो लीनियर के टर्म से वैरी करेगा, मतलब रिलेट करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। किस तरह वो मतलब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग सर्कुलर टर्म्स पे और लीनियर टर्म पे। सर्कुलर टर्म मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, और लीनियर का मतलब सिंपल जो होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड देन जो भी टर्म होता है, ठीक है, उस सब में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर टर्म को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल सा हम लोग सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखते हैं कि सपोज पार्टिकल एक पोजीशन ए पे है, पार्टिकल यहाँ पे पोजीशन ए पे है, ठीक है, पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे ए पॉइंट पे है, ठीक, और कुछ देर के बाद ये बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन पे है, सपोज कि सर्कुलर मोशन पे है, यहाँ से यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पे फिर कुछ देर के बाद ये बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। डेफिनेटली पार्टिकल मूव करेगा तो ट्रेवल करते जा रहा है, तो एक बार बी पॉइंट पे से चला गया। तो इतना जाने में ये कुछ एंगल सबटेंड किया जिसको हम लोग बोलते हैं कितना, थीटा। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, जितना एंगल सबटेंड किया वो थीटा एंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? बता दे रहे हैं, वो हम बता देंगे कैसे हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री से होता है, ठीक है। थीटा तुम इतना समझ लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? देखो इसीलिए बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस चीज को, क्योंकि ये कितना चेंज हो रहा है एंगल, है ना, एंगल कितना चेंज हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में कितना एंगल चेंज हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो इट इज द एंगुलर पोजीशन बेसिकली, मतलब अगर इसको हम लोग ओ मानते हैं तो वेक्टर ओ ए, है ना, से लेके ये पार्टिकल कहां तक गया, वेक्टर ओ बी तक गया, तो डिस्प्लेस हुआ कितना, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा डिस्प्लेस हुआ, ओ ए पे था ओ बी पे गया, तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ, अगर बात करेंगे हम लोग रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये रेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं, है ना। रेट मतलब ऑब्वियसली सम फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट बेसिकली। सो अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिख देंगे, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी गिव्स डेफिनेटली, सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन टाइम गिव्स डेफिनेटली वेलोसिटी। सो दिस टर्म रेट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, दिस टर्म्स गिव्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या है अपने पास, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर तुम जो बात पूछ रहे थे अभी उसको भी हम जैसे पहले रुको हम इस चीज को थोड़ा डिराइव कर देते हैं। अब देखो हम लोग ओमेगा को लिख रहे हैं डी थीटा बाई डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डेफिनेटली इस तुम लीनियर पे करते हो, v इक्वल टू ds बाय dt, है ना, डेल्टा s बाय डेल्टा t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू चेंज इन टाइम गिव्स वेलोसिटी। सो व्हेन दिस डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिमिट बोलते हैं। लिमिट मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 के आसपास है, 0 नहीं एग्जैक्टली, इसको लिमिट बोलते हैं कैलकुलस में हम लोग। तो बहुत छोटे के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है ना, इट इज वेरी स्मॉल। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है।
तो ये एक्सप्रेशन हम लोग याद रखेंगे फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लिखे थे, ध्यान देना, थोड़ा लिमिट लिख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें नेक्स्ट स्टेप में रेट ऑफ, लोग अगर फाइंड आउट को रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, जो कितना हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब ऐसे समझ लो तुम कि अल्फा एक्चुअली क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इस पर भी हम लोग क्या किए, डेल्टा टी को जब बहुत छोटा लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो बेसिकली क्या है ये अल्फा, जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो दिस अल्फा इज कॉल्ड योर एंगुलर एक्सीलरेशन व्हिच इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये दो टर्म हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा तुम जो यहाँ पे पूछ रहे थे एक सवाल कि कैसे हम लोग थीटा को एल बाई आर लिखते हैं, सुनो क्यों लिखते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में दो तरीके से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। एक तरीका है कि हम लोग उसको डिग्री में मेजर करते हैं और एक तरीका हम लोग उसको रेडियन पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो डिग्री पे मेजर करना मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री, इस तरह हम लोग जब रोटेट करते रहते हैं, है ना, एक्सिस के क्वाड्रेंट एक्सिस पे। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किए, सपोज यहाँ से हम लोग पहले एक्स एक्सिस पे थे, अब वापस हम लोग चले गए कहाँ पे, रोटेट किया अप टू इतना, मतलब पूरा एक एक्सिस रोटेट कर लिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो पूरी तरह से और 90 होगा ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो और 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो और 90 हो जाएगा, मतलब टोटल ही हो जाएगा 180, फिर 270, फिर 360। तो इस तरह हम रोटेट करते रहते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारा एंगल्स है, 1 डिग्री 2 डिग्री 4, मतलब एक एक्सिस जो होता है उसका एक डिवीजन कितना होगा, अगर पूरा 90 है तो एक हो जाएगा 1/90, है ना, एक छोटा छोटा डिवीजन है। तो इस तरह हम लोग बोलते हैं डिग्री का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब जनरली डिग्री में मेजर करते हैं। एक और टर्म आता है इसको मेजर करने का, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, है ना। एंगल को हम लोग रेडियन पे, डिग्री पे, मिनट और सेकेंड, ये चारों क्वांटिटीज में, चारों यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल को क्या क्या बोले, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, एक होता है मिनट, एक होता है सेकेंड, ठीक। इन जनरली हम लोग इन चारों में ही मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो सॉलिड एंगल होता है वो हम लोग 3 डायमेंशन शेप में यूज करते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई स्फीयर को कट किया तो कोन टाइप का एक शेप मिलेगा, कोन जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, ठीक है। बट अभी हम लोग प्लेन एंगल को समझेंगे। तो देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ से हम लोग यहाँ तक मूव किए ऐसे, और एक एंगल सबटेंड किया हुआ है थीटा, ये रेडियस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, है ना। तो आर्क लेंथ हम लोग एल ले लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम एक चीज शायद सुने हो कि हम लोग tan थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये बहुत ही छोटा है, मान लो अभी दिस आर्क इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मानते हैं। बहुत छोटा सा है एंगल, थीटा है बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। थीटा बहुत छोटा सा एक एंगल है, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L/R P/B। तो इसीलिए स्मॉल एंगल के हम लोग tan को रिमूव करते, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, L/R, ठीक है। थीटा इक्वल L/R। अब देखो ये L/R हम बताते हैं कैसे, रेडियन कब लिखेंगे, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से बस लिख दिए। तो इसीलिए यहाँ पे L को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इंटू R, है ना, P/B से आया स्मॉल एंगल के लिए। अब देखो कब रेडियन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। थीटा इक्वल तो हम लोग L/R लिख दिए, ठीक। जब मान लो L और R दोनों सेम हो, मतलब जितना आर्क लेंथ है वो बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, ठीक है। तो उस समय जो थीटा का वैल्यू है, उस समय जो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। उस समय थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा
1, ठीक, क्योंकि देखो थीटा इक्वल टू उस समय कितना आएगा, एल इक्वल टू आर है तो थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेकिन 1 इसको हम लोग रेडियन बोलेंगे, है ना। उस समय एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं इस कंडीशन में, जब एल इक्वल टू आर हो जाएगा तो बोलेंगे 1 रेडियन का एंगल बना। तो जनरली जो 90 डिग्री होता है, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं 90 डिग्री, तो उस समय π/2 रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है। जब 180 डिग्री घूमता है तो उस समय कितना पाई रेडियन का एंगल बनता है, ये रेडियन डिग्री में रिलेशन है, ठीक। जब यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट करता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है। तो डिग्री और रेडियस में रिलेशन है, वो होगा π/180 रेडियन, 1 डिग्री। और 1 रेडियन कितना होगा, ये होगा 180/π डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री रेडियन रिलेशन जिसको हम लोग जरूरत पड़ सकती है। तो ये समझ में आ गया कि थीटा इक्वल टू L/R कैसे आया है, ये चीज तो समझ ही गए हो, थीटा इक्वल टू L/R कैसे आया है, ठीक है। ये चीज समझ गए ऊपर, ठीक, थीटा इक्वल टू कैसे L/R आया है। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लीनियर टर्म्स और एंगुलर टर्म्स के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन V, R एंड ओमेगा। V का मतलब लीनियर वेलोसिटी, R मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सारे टर्म को जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्शन को अल्फा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, θ/t या dθ/dt, जो भी तुम लिखो, ठीक है। अब देखो इस सर्कल में बात करते हैं फिर से, ये एक सर्कल ले लिए, ठीक। यहाँ पे मान लो कि ये जो है थीटा बना दिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये पी है सपोज आर्क लेंथ, और ये आर है सपोज रेडियस, ठीक। तो अब देखो एस जो है सरकमफ्रेंस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा APB, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सॉरी, और सरकमफ्रेंस ये वाला पार्ट, लिनियर वाला पार्ट, एस मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, इसको हम लोग अभी स्काई ब्लू कलर से बनाए हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है, तो ये बहुत छोटा सा एंगल के लिए जो आर्क वाला पार्ट है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। जो आर्क वाला पार्ट है मतलब APB, इट इज बिहेव लाइक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं। दिस एस इज नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन की तरह देख रहे हैं हम लोग, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज़ थीटा इज अ वेरी स्मॉल। तो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो, तो ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये जो थीटा होगा, दिस इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क कितना ऐसी ही तो है, तो एस को तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू आर, ठीक। अब तुम यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे ds बाई dt, ठीक है, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे ds बाई dt, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इक्वल टू हो जाएगा d थीटा बाई dt। अब ये ds बाई dt क्या होता है, ये नॉर्मल सा वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, v हो जाएगा ये, और यहाँ पे r कांस्टेंट रेडियस, और d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन मिल गया क्या, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। तो बेसिकली ये रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे कैलकुलेशन है।
ठीक है, ये रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पे। तो दिस इज द इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया ना? ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख दिया हम लोग ऊपर, तो हमने लिखते हेडिंग। अच्छा, एक अब एक टर्म आएगा एंगुलर मोमेंटम। देखो क्या चीज है ये, जैसे तुम लोग पढ़ते हो लीनियर मोमेंटम पढ़े हो क्लास, इसी क्लास 9th में ही पढ़ाए थे फोर्स वाले चैप्टर में। P = m × v, mass × velocity is called linear momentum. So what is angular momentum? रोटेटिंग बॉडीज पे हमेशा एंगुलर मोमेंटम लगता है। जो बॉडी रोटेट करे, जैसे मान लो दरवाजा है, उसका हिंज रोटेट कर रहा है, या फिर कोई भी व्हील है वो रोटेट कर रहा है, तो किसी भी रोटेटिंग जो बॉडी है उस पे लगता है हमेशा एंगुलर मोमेंटम। तो या एक बात तो तुमको क्लियर है कि हमेशा कैसे बॉडी पे लगेगा? रोटेटिंग बॉडी पे लगेगा, है ना? जो ट्रांसलेशन मोशन पे उस पे नहीं लगेगा। रोटेटिंग बॉडी, अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम लगेगा। इसको हम डिफाइंड ऐसे करेंगे, ठीक है? द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इज सर एंगुलर मोमेंटम को मास इनटू ओमेगा बोल सकते हैं? मास इनटू ओमेगा नहीं बता रहे कैसे बोलेंगे, मास इनटू ओमेगा नहीं बता रहे कैसे होगा, ठीक है? एम भी, हाँ मास इनटू ओमेगा बोल सकते हैं। मास इनटू ओमेगा से एम भी आ जाएगा, मास इनटू ओमेगा बोल सकते हैं, है ना? मास इनटू ओमेगा ही होता है, उससे एम भी आ जाएगा। बट किस तरह आता है बता रहे, किस फॉर्म में आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, किसको डिफाइन करेंगे हम लोग? बेसिकली डिफिनेशन हम लोग ऐसे करते हैं, इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एल वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ऐसे बोलोगे, ठीक? आर क्रॉस पी, ये मोमेंटम का मोमेंट है, ऐसे याद रखा जाता है एनालॉजी से। ये मोमेंटम का मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, उसी तरह मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आर क्रॉस पी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर ये और तुम लोग मोमेंट को ये क्या होता है? मोमेंट बता रहे हैं, एक सेकंड बता रहे, सब बता रहे धीरे धीरे। देखो एक्चुअली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसको बोलते हैं लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तुम लोग हम एक बार बताए थे, वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, वो एक्चुअली स्केलर देता है, जैसे वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस, ठीक है? उसके बाद हम लोग ऐसा बहुत सारा डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करते हैं। कुछ होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब जो कि वेक्टर दे। तो जनरली एक फोर्स होता है, रोटेटिंग फोर्स, यहाँ हम साइड में लिखते हैं थोड़ा सा रेड पेन से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? एक रोटेटिंग फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है टॉर्क, TAU, एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है? या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है? या फिर हम लोग बोलते हैं इसको टर्निंग फोर्स, इसका बहुत सारा नाम है, बस जनरली टॉर्क बोलते हैं या फिर मोमेंट बोलते हैं, टर्निंग फोर्स, ठीक है? टर्निंग फोर्स। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, देखो आर क्रॉस एफ, ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसको इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया ना इससे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, तो मोमेंट हो गया, फोर्स का मोमेंट, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना? इसलिए इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का मोमेंट है। इसी तरह ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम का जब मोमेंट लेते हैं तो हम लोग को मिल जाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज गिव्स एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली तुमको लग रहा होगा कि क्रॉस आर क्यों कर रहे हैं, क्रॉस आर इसीलिए कर रहे हैं, देखो इसको हम एक डायग्राम से बताते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, और एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जा रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम P है, और अब ये क्या है, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R हो गया, ठीक है? ये घूमना चाहता है, पार्टिकल रोटेट करना चाहता है, तो R क्रॉस P करेंगे ना, R क्रॉस P, तो हम लोग को मिल जाएगा एक मोमेंटम। R क्रॉस P मतलब रोटेट कर, टर्न कर रहा है, देखो अपना राइट हैंड को यूज करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, R से P के तरफ, देखो ऐसे क्रॉस मूव कर रहा है, कर्ल कर रहा है ना? इनटू द बॉटम को मोमेंटम का डायरेक्शन मिल रहा है, इसी चीज को बोलते हैं मोमेंटम। सिमिलरली अगर मान लो तुमने ऐसा कुछ लिया, फोर्स को सिखाते हैं यहाँ पे, देखो मान लो यहाँ तुमने एक पाइवट पॉइंट लिया, पाइवट मतलब फिक्स पॉइंट, और यहाँ से तुमने एक डिस्टेंस ले लिया R परपेंडिकुलर, यहाँ तुमने एक फोर्स लगाया F, ठीक है? F लगा दिया,
तो अगर तुम F क्रॉस R करोगे या फिर R क्रॉस F करोगे, R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F, तो तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। देखो अपने राइट हैंड को यूज करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे मूव करो, R से F की तरफ जाओ, ऐसे रोटेट करो, देखो टर्न कर रहे हो ना, तो तुम देखो ध्यान से, तुम कॉपी के अंदर है ना, या फिर स्क्रीन के अंदर हम लोग का थंब जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन क्या है, इनटू द स्क्रीन, इनटू द बोर्ड। So this gives the moment of force which is called torque. Similar thing is the angular momentum. Class 11th में डिटेल्स में पढ़ना है, अभी भी जो बताएं वो बेसिकली इतना याद रखना है ना। तो इसीलिए देखो L को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, which is called R क्रॉस P। और अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसको बोलेंगे हम लोग R P, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा एंगल बिटवीन R एंड P, मतलब पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, A क्रॉस B को मैग्नीट्यूड वाइज, AB sin थीटा। तो ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ से ध्यान से फिर, सर आर पोजीशन वेक्टर है। हाँ डेफिनेटली R इज द पोजीशन वेक्टर, और बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो P है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मान लो ये थीटा परपेंडिकुलर है अभी, तो आर पी, और पी का वैल्यू क्या होता है, पी का वैल्यू होता है एम भी, पी को हम लोग जानते हैं, एम भी जानते हैं, इसलिए लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है एम वी आर। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि अगर मान लो इस कंडीशन में आर और पी दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से मोमेंटम कितना आ जाएगा, L इक्वल टू एम वी आर, ठीक है, L इक्वल टू एम वी आर। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एक तुम लोग को चीज सिखाए ऊपर, क्या सिखाए हैं देखो स्क्रीन पे। सर हम लोग स्पेसिफिकली एंगल को 90 क्यों माने, एंगल को 90 माने, उसका मैग्नीट्यूड जो है एम वी आर आया, यहाँ पे एंगल को 90 मानने से, नहीं मानते तो थीटा कुछ वैल्यू पुट कर देते, जैसे एम वी आर साइन थीटा आता, साइन थीटा कुछ लिखते हैं यहाँ पे √3/2 30 60 कुछ आता। ये कंडीशन लिखे बस, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, जब 90 रहेगा तो क्या होगा, नहीं है मान लो तो एम वी आर साइन थीटा लिखना, इस जनरल कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर साइन थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू है उसको पुट कर देना, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन लिया कि पार्टिकल पे ये और जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर, ऐसा कंडीशन लेके करें तो मैग्नीट्यूड एम वी आर होगा, ठीक है। इसलिए इफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, एफ लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज और सिखाए हैं तुम लोग को कि v और ओमेगा पे रिलेशन यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ऊपर, तो क्या लिखे थे, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो इसके जगह हम लोग v का अगर v की जगह पुट करते वैल्यू को, तो l का वैल्यू क्या होगा m, और v की जगह r इंटू ओमेगा, तो क्या होगा पुट करने से वैल्यू r स्क्वायर ओमेगा। तो ये भी एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम का, इज ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम, ये भी एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, दिस ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो ये सब बात क्लियर हो गया है पीरियड के बारे में, व्हाट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड तुमको निकालना पड़ेगा, सिंपली पीरियड निकालना पड़ेगा, है ना। तो जानते ही हो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको टी से नोट करते हैं। तो देखो क्या होता है, टोटल एक रिवॉल्यूशन करने में कितना एंगल देना पड़ेगा, 2 पाई, है ना, एक रिवॉल्यूशन करने में 2 पाई एंगल लगेगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अब ये कैसे लिखे हम लोग, इस चीज को कैसे लिखे, देखो ऐसे लिखे, क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं क्या, ओमेगा ही लिखते हैं शॉर्ट में, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, और ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू जनरली क्या होगा, थीटा बाई ओमेगा। अब एक रिवॉल्यूशन करने में कितना एंगल लेगा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री,
ये 2 पाई कितना रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना 2 पाई रेडियन, ठीक 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, समझ रहे हो ना। ऊपर लिखा हम लोग इस चीज को सिखाए हैं कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन मूव। तो अब यहाँ पे टाइम निकालो तो 2 पाई और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या ओमेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत जगह यूज होगा आगे जाके, है ना, इसलिए हम लोग ओमेगा को ये भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड। और 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, ठीक। तो एक बार देख लो एक बार सब कुछ, और यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। यहाँ तक स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो क्या क्या बात किए, कैसे होता है सर्कुलर मोशन, रिलेशन फाइंड आउट किए, उसके बाद बात किए थे मोमेंटम का और फिर पीरियड के बारे में, और देखें एंगुलर मोमेंटम और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का क्या मतलब क्या होता है, एक बार फिर बताए थे हम पहले भी। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, वेरी गुड, सेंटर लविंग फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो अगर तुम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस चीज को समझना अच्छे से। जनरली हम लोग अभी बात करते हैं किसी भी, इफ यूनिफॉर्म नहीं होगा तब भी बात करें क्या होगा। पहला केस मान लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये केस 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हो तो जब ये बात दिमाग में आएगा तुम्हारे माइंड में तुरंत एक चीज आ जाएगा कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ही है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में मान लो कि हम लोग एक सिंपल सा इस तरह का सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग स्पीड को कांस्टेंट लेते हैं, इफ वी कंसीडर स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग को एक स्पीड मिलेगा जो कि सेम है, इस पॉइंट में भी स्पीड जो है वो सेम है, इस पॉइंट में भी स्पीड सेम है। लेकिन टेंजेंट लेंगे तो क्या देगा हम लोग को, टेंजेंट लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है, टेंजेंट लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी वैरी करता है बट स्पीड इज कांस्टेंट। देखो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स लग रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से वही होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, वही तो होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो दो कंडीशन की वजह से लग रहा है, एक तो सेंटर इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और एक वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे इस वजह से लग रहा है। लेकिन अभी ये वाला एक्सीलरेशन कितना, जीरो है, टेंजेंट वाला ये जीरो है, क्यों, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, डीवी बाई dt तो जीरो आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस पॉइंट को ध्यान देना, ठीक, ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंट वाला हम लोग ले रहे हैं। दिस थिंग इज जीरो बिकॉज v इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि dv बाई dt का टर्म जीरो आएगा, इसको 80 बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि dv बाई dt जो है वो अपना जीरो है बिकॉज v इज कांस्टेंट, ठीक। तो इसी वजह से कोई टेंजेंशियल एक्शन नहीं लग रहा है, तो लगेगा क्या, ओनली सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का जो वैल्यू होता है ना एक्सीलरेशन का ac, उसको हम लोग फिलहाल डिराइव, वो होता है v स्क्वायर बाई r, ठीक है, ये सेंटीमीटर एक्शन का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई r। इसको हम लोग एससी वर्मा किताब में वॉल्यूम 1 में अगर तुम पढ़ोगे तो देखना इसका डेरिवेशन है, बट तुम अभी समझ नहीं पाओगे,
थोड़ा डिफिकल्टी, वो क्लास 11 में हम लोग करते हैं इस चीज को, ये डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा वेक्टर से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, तो पढ़ सकते हैं, तो कभी बताएंगे ऐसा मौका मिलेगा तो, बट जरूरी नहीं अभी। बस तुम इतना समझना कि इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। हम कंसेप्ट सारा बता देते हैं, डेरिवेशंस क्लास 11 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो ये कौन सा एक्सीलरेशन है? ये वही एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन? सेंटर की तरफ वाला, यानी कि सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन है ये, ठीक है। टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर हमेशा। बस सिर्फ ये लगेगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का वैल्यू सबको पता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। तो इसीलिए जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, वो मास, और एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? v²/r। इसीलिए जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा mv²/r। इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं क्या? इसी चीज को हम लोग सिर्फ बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सिर्फ सेंटर की तरफ लगने वाला एक एक्सीलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब तुमको एक चीज और सिखाएं, देखो एक और चीज सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? कि v इक्वल टू, ठीक, एक सेकंड को देखो, v इक्वल टू हम लोग डिराइव किए थे r इंटू ओमेगा। v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग f को लिखे तो f, और यहाँ पे v का जो r इंटू ओमेगा है, डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? f इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r। तो ये r कट जाएगा, तो यहाँ से जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सो दिस इज, ये जो होगा ये एक्चुअली सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये भी सेंटीपिटल फोर्स है। तुम इसको भी लिख सकते हो आइदर, नहीं तो फिर इसको भी लिख सकते हो, आइदर mv²/r, नहीं तो फिर f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई r। दोनों कंडीशन है सेंटीपिटल फोर्स का, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन सेंटीपिटल फोर्स का, दोनों फॉर्मूला यूज होता है। इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर सीकिंग फोर्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लगेगा ये हमेशा, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, तो जो भी फोर्स होगा वो सभी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, mv²/r हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई नोटेबल पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले, कुछ मतलब एग्जांपल टाइप, ये एग्जांपल समझ लो नोट जगह। तो पहला एग्जांपल है कि सेंटीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो प्लैनेट को अबाउट सन प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। The centripetal force required for a planet to go round the sun is provided by gravitational force between the sun and the respective planet. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, the centripetal force for electron to move round the nucleus. ये जो न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या फिर जो भी प्लैनेटरी मोशन हो रहा है सन के, ये तो बताए भी थे हम जो ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाए थे, डिराइव कराए थे, है ना। तो कोई भी प्लैनेट अगर किसी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या फिर मून अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हर प्रोसेस पे जो नेसेसरी ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स इन सब में लग रहा है। या फिर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उस कंडीशन में भी सेंटीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में भी सेंटीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। एक तरह में आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो कोई डिफरेंस नहीं सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, बस डिफरेंस कंसेप्ट हम तुम लोग एक बार समझाए थे क्लास में, है ना, प्रॉब्लम भी बनवाए थे बहुत पहले। फिगरल फोर्स की अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। इसका भी मैग्नीट्यूड वहीं पे लगेगा, mv²/r ही होगा, ठीक है। यही दोनों का मैग्नीट्यूड वही होगा, बट इसको हम लोग लगाएंगे शूडो फोर्स की तरह, मतलब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग लगाएंगे इसको। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शूडो फोर्स, शूडो फोर्स, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शूडो फोर्स। जैसे मान लो कि तुम इस चीज को ऑब्जर्व किए हो, जैसे कभी गाड़ी में हम लोग बैठे और सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? बाहर की तरफ
फेंका जाएंगे, या फिर कोई सर्कुलर पाथ घूम रहा है, हम लोग यहाँ पे आ गए अचानक, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व ऐसा करेंगे कि हम लोग बाहर की तरफ फेंका जाएंगे। तो किस फोर्स से हम लोग बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकाएंगे, तो सूडो फोर्स है। एक्चुअली सूडो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल ही है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बैठ जा रहे हैं, खुद हम लोग यहाँ पे बैठ गए, है ना, तो अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, क्योंकि देखो हम लोग खुद मूव कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सीलरेटेड फ्रेम पे है, तो हमारे लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को ग्राउंड से ऑब्जर्व करें, हम सपोज मान लो हम लोग बाहर से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसको समझो क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ पे, हम लोग इनर्शियल फ्रेम पे है, तो हम लोग आसानी से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, है ना, इनर्शियल फ्रेम में। तो तब हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मली सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, इसलिए घूम पा रहा है वो। लेकिन अगर हम लोग उस जगह पे रहे, खुद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस पत्थर का मान लो आई है, पत्थर के पास एक आई है, तो ये पत्थर क्या देखेगा, पत्थर देखेगा कि बाहर की तरफ से कोई आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, जो कि बेसिकली सूडो फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा, है ना, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यही मैग्नीट्यूड होगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर सेम। डिफरेंस यही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज्ड फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, whereas centrifugal force is used for the non inertial frame of reference, so we called it pseudo force। इसको तुम नोट करके कॉपी में लिख सकते हो ताकि तुमको याद रहे आगे, ठीक है। चलो एक डिफरेंस बता देते हैं छोटा सा, ताकि तुमको ये चीज में डाउट ना हो। डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस यही है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंटीपिटल में क्या होगा, इधर ठीक है सेंट्रीपिटल, और यहाँ हम लोग लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल में पहला पॉइंट तुम लोग को पता है किधर डायरेक्टेड होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन क्या होगा, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक, सेंटर की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हम लोग क्या लगता है, हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरा क्या होगा, रियल फोर्स है, क्योंकि सच में लग रहा है, और ये क्या है, सूडो फोर्स है। जो मेजर डिफरेंस अभी हम बताएं, ये लग नहीं रहा, हम लोग इसको जस्ट लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, इट इज सूडो फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा एक्सटर्नल एजेंट से एसोसिएटेड होता है, जैसे टेंशन हो गया या फिर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये सब हो गया, इसको बोलेंगे ऑलवेज एसोसिएटेड, ऑलवेज एसोसिएटेड, ठीक है, विथ एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, इस ये हो जाएगा, ये सूडो फोर्स, इसलिए ये इफेक्ट नहीं होगा किसी एक्सटर्नल एजेंट से, नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इसके अलावा चौथा में डिफरेंस में लिख लेना कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंटीपिटल सर्कुलर मोशन का कॉज है सर्कुलर मोशन, ये एक्चुअली इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है, जैसा भी तुरंत बताएं, सर्कुलर मोशन होने से हम लोग को लगेगा कि हम लोग बाहर जाएंगे, फेंका जाएंगे, तो बेसिकली सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ पे लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, हम लोग खुद एक्सीलरेटेड है अभी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक से लिख लेना, हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिए सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो बस यही कुछ है इस डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम इस पर कराएंगे, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस में मतलब जो टैब इसमें चार्ज भी नहीं है, 1% दिखा रहा है, लाइट नहीं होने की वजह से चार्ज भी नहीं कर पाए हैं। तो ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट टाइम कवर कर लिए हैं, बस हम लोग अगले क्लास में फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम लोग फिर आगे, एक बच्चा बोला था शायद सेंटर ऑफ मास पढ़ा देने,
लेंगे, 1 क्लास 2 क्लास में भी लगेगा बस कंसेप्ट सबको, इसका कुछ प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। चलो आज यहीं तक है, इसका नोट्स हम भेज देंगे कुछ देर में, सब लोग देख लेना जरूर। कोई भी डाउट हुआ ग्रुप में भेजना, और प्रॉब्लम जो है इसका कराएंगे।